हरे बालों वाला एक युवक शहर की गलियों से तेजी से गुजर रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और वह छतों की तरफ घबराई हुई नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने आप को और अधिक कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया तथा तेजी से आगे बढ़ने के लिए शरीर को बढ़ाने वाले जादू का सहारा लिया। थोड़ा और दौड़ने के बाद वह एक दीवार से टिक गया, हाँफ रहा था। उसकी नज़र छतों और इमारतों के किनारों पर थी। उसका प्रतिद्वंद भी भयानक था। उसकी अकादमी की वर्दी पहले से ही पसीने से भीगी हुई थी। उसका पीछा करने वाला व्यक्ति बेतहाशा तेज था, दीवारें फांद रहा था, बिल्ली जैसी सजगता से इमारतों के बीच से फिसल रहा था, इमारतों के किनारों पर सहजता से आगे बढ़ रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह दौड़ने से भी तेज घूम सकता था, जिससे बचने का कोई भी मौका खत्म हो जाता था। युवक ने जोर से घूंट भरा। वह तो बस खिलवाड़ कर रहा था। और तभी वे वहां आ गए। उन दोनों को साथ देखकर वह डर गया। हाँ, मैं भाग गया। मैं फिर कभी शहर नहीं आऊंगा। सचमुच अब कितना अच्छा छात्र है। उसके चारों ओर एक आवाज गूंजी। वह अकड़ गया, घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर कोई नजर नहीं आया। फिर धीरे धीरे उसकी नजर ऊपर की ओर गई। उसकी उम्र का एक युवक उसके चेहरे से मुश्किल से आधा मीटर की दूरी पर उल्टा लटका हुआ था और सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। काले बाल, उतनी ही गहरी आंखें, किसी मकड़ी की तरह। वह युवक धीरे धीरे नीचे उतरा। जमीन पर पहुंचते ही वह हवा में उछला और किसी बिल्ली की तरह शान से जमीन पर उतरा। छात्र का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। डी डेमन ग्रे, कृपया मुझे चोट मत पहुंचाओ। मैं बस। डेमन ने उसे एक हल्की मुस्कान के साथ देखा, जिससे वह और भी अधिक पीला पड़ गया। जितना अधिक वह डेमन को देखता, उतना ही अधिक उसे याद आता कि कैसे उसने मध्य सेमेस्टर मूल्यांकन के दौरान जैंडे की हड्डियों को तोड़ दिया था। यदि डेमन अपने किसी मित्र के साथ ऐसा कर सकता, तो वह उसके साथ क्या करता? उसने अफवाहें सुनी थीं, हर एक पिछली से भी बदतर। उन्होंने कहा कि डेमन पागल है। उसे दर्द पसंद है। उसे दर्द लेना और देना पसंद है। उसे खून में नहाने में मज़ा आता है। अपने विरोधियों के खून से अपनी त्वचा को भिगोने का एहसास उसे बहुत अच्छा लगता है। इससे भी बुरी बात यह है कि उसने अकादमी के अधिकांश शीर्ष छात्रों को बल, दबाव, चालाकी और ब्लैकमेल के माध्यम से अपने वश में कर लिया था। वह सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक चालाक राक्षस था। डेमन ने धीमे, सोचे समझे कदम आगे बढ़ाए। उसके खामोश कदमों की आवाज़ खाली गली में गूंज रही थी। छात्र के मन में एक ही विचार कौंधा, जिससे वह सिहर उठा। डेमन ग्रे, अकादमी का समस्याग्रस्त बच्चा, यह उनका नया उपनाम था। डेमन ने कांपते हुए लड़के को देखा और उसे पहचान लिया। फाल्स मारिन, विरोध मत करो और चुपचाप आओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फाल्स कांप उठा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसकी रैंक इतनी ऊंची नहीं थी कि वह इस राक्षस को चुनौती भी दे सके। ये तथ्य कि वह अपना नाम जानता था, उससे भी अधिक भयावह था। फाल्स के पीछे आते ही डेमन ने आह भरी। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने राहत की सांस ली। उसे यकीन नहीं था कि शैडो हंगर के प्रोत्साहन के बिना वह उसे हरा पाता। और सच कहूं तो वह अपने किसी भी साथी से लड़ने से बचना चाहता था। उसे बिल्कुल भी यह एहसास नहीं होना चाहिए था कि वह उतना ताकतवर नहीं है जितना उसकी नई प्रतिष्ठा बताती है। वह अपने नए नंबर 1 स्थान के लिए चुनौतियों से घिरना नहीं चाहता था। अपनी जेब में हाथ डालकर उसने अपना पेजर निकाला और उसे अपने कान के पास लाया। मुझे आखिरी वाला मिल गया। मुझे लगता है कि आज रात के लिए यही काम है। कांपते हुए फाल्स को पास में खड़े विद्यार्थी परिषद के सदस्यों के पास पहुंचाकर वह लिलित के पास पहुंचा। उसने प्रसन्नतापूर्वक किंतु थोड़ी सी नाराजगी भरी अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। उसकी नज़र नीचे की ओर चली गई। उसकी वर्दी पर एक अतिरिक्त ब्रोच लगा हुआ था, बिल्कुल नया। विद्यार्थी परिषद का ब्रोच। लिलित ने मनमाने ढंग से उसे छात्र अनुशासन मास्टर नियुक्त किया था। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह एक ऐसी भूमिका थी जिसके वह निश्चित रूप से हकदार नहीं थे। डेमन को स्वयं अनुशासन की आवश्यकता थी। उसने अपना पुराना प्रोबेशनरी स्टूडेंट ब्रोच अब भी संभाल कर रखा था। उसे पहनने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था कि भविष्य में अकादमी के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आखिरकार उसे शर्मिंदा करने के लिए ही तो दिया गया था। और खैर, ये महंगा भी लग रहा था। उसने आह भरी। अच्छी बात यह रही कि अपने प्रथम वर्ष के साथियों को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने से उसे अपने नैपाक और कौशल को परखने का अच्छा मौका मिल गया। और यह उतना ही अच्छा था जितना विज्ञापित किया गया था। उसका मोटर कंट्रोल कमाल का था। वह ऐसी कलाबाजियां कर सकता था जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। बेशक उसकी क्षमताएं अभी भी उसके शारीरिक आंकड़ों तक सीमित थीं। फिर भी
यह अविश्वसनीय था, खासकर जब इसे सर्वदिशात्मक गियर के साथ जोड़ा गया। शहर से होकर उड़ते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे उड़ रहे हों। उसने अभी तक अपने नवीनतम आंकड़े वितरित नहीं किए थे। वह सब कुछ मन में डालने का आदी था, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वह बस जादुई क्रिस्टल प्राप्त कर सकता था। अब से उसे जो भी अंक मिलेंगे वे शक्ति, HP, धीरज और चपलता में जाएंगे। उसे यथाशीघ्र प्रथम श्रेणी की उन्नति तक पहुंचने की आवश्यकता थी। डेमन लिलिथ की ओर मुड़ा, जो प्रसन्न भाव से उसके पास खड़ी थी। रात बहुत लंबी हो गई। अब जब सब मिल गए हैं तो क्या मुझे कुछ समय अकेले में बिताने को मिल सकता है? लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। मैं पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकती, कम से कम खुले तौर पर तो नहीं, उसने हाथ जोड़ते हुए कहा। अगर शहर में कहीं जाना हो तो हम साथ जा सकते हैं। आखिरकार तुम अभी भी प्रथम वर्ष में हो। डेमन ने अपने होंठ काटे, एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। मैं क्रॉफ्ट को लेने जाना चाहता हूँ। लिलिथ ने भौहें उठाईं। कौवा। उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे आइरिस पर नज़र रखने के लिए भेजा था। शायद आप भूल गए हों, लेकिन मेरे पास प्रशिक्षण देने के लिए एक छात्र है। तभी उसके मन में एक विचार आया। क्रॉफ्ट को आंखें खाने की आदत थी। अगर उसे पता चलता कि डेमन उसके लिए कोई यादगार चीज़ लाए बिना ही हत्याओं की होड़ में निकल गया है, तो वह कमीना पक्षी कभी चुप नहीं रहता। डेमन ने आह भरी। आशा करते हैं कि वह मेरे बारे में समझदार नहीं हो जाएगा। लिलिथ दूर तक आगे बढ़ गई, जबकि डेमन वहीं खड़ा विचारों में खोया हुआ था। वह पीछे मुड़ी, उसके चमकीले लाल बाल चांदनी में चमक रहे थे। अच्छा, क्या हम उससे मिलने चलें? मुझे उसकी चाय पीना अच्छा लगेगा। कौन जाने, शायद मैं उसे कुछ सुझाव दे सकूं। डेमन मुस्कुराया। मैं इसकी सराहना करूंगा, बशर्ते आप यह न भूलें कि वह मेरी छात्रा है। वह अपने बालों को एक तरफ झटकते हुए हंसी। मैंने तो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। डेमन और लिलिथ अपनी अकादमी की यूनिफॉर्म पहने दुकान से बाहर निकले। दर्जी की मौजूदगी के कारण वे अंदर खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। वह उदास भाव से आह भरते हुए बोला, यह उचित नहीं है, तुम्हें पता है। लिलिथ ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम इतनी शालीनता तो दिखाओ कि तुम उस आदमी की मां से मिलो जिसे तुमने मारा है। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। ऐसा नहीं है। गलत तो यह है कि आप चीज़ों को एक अलग जगह पर कैसे रख सकते हैं। मुझे तो आप पर कोई भी स्थानिक कलाकृति नज़र नहीं आ रही। लिलिथ ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया कि उसे टोबियास मॉर्गन की मां से मिलने की कोई परवाह नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके पास ज़मीर भी है। यह अनुचित नहीं है। मैंने अपनी विशेषता का उपयोग किया। मंत्र मेरे अंदर वह संग्रहित करता है जो मैं चाहता हूँ। वह कुछ हिचकिचाते हुए रुकी। मेरा फैंसी टैटू। वह जानता था कि वह किसकी बात कर रही थी, अज्ञात देवता से मिले उसके कलंक की। वह उसे एक महिमामंडित जेब की तरह समझ रही थी। डेमन ने अपनी स्थिति को बहुत उचित पाया। यदि उसे ऐसी शक्ति मिल जाए तो वह खुशी से उछल पड़ेगा। मैं एक विशेष पॉकेट स्पेस की भी सराहना करूंगा। उसने हल्की सी चिढ़ के साथ अपनी परछाई की ओर देखा। क्या आप उच्च प्रबंधन को कह सकते हैं कि वे मुझे एक ऐसा कौशल भेजें जिससे मुझे अपना स्थानिक भंडारण मिल सके? उसकी परछाई, जो सामान्य परछाई की तरह व्यवहार कर रही थी, ने उसे अंगूठा दिखाया। डेमन मुस्कुराया। उसे यकीन नहीं था कि उसकी परछाई किसी से संपर्क कर सकती है। भगवान से तो बिल्कुल नहीं, लेकिन कौन जानता था कि उसकी परछाई इतनी रहस्यमयी थी। लिलिथ ने उपहास किया। तुम्हें सचमुच अपने सौभाग्यों पर गर्व करना चाहिए। कम से कम तुम्हारी शक्तियों की व्याख्या तो हुई, भले ही वह जानबूझकर अस्पष्ट हो। दूसरी ओर, मुझे कोई व्याख्या नहीं मिली। न कोई पुस्तिका, न ही कोई मार्गदर्शन कि मैं अपनी शक्तियों का उपयोग कैसे करूं। डेमन ने उसकी कृतज्ञता पर आंखें घुमाईं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीवित रहने के लिए लोगों को खाना पड़ेगा। वह चुप रही। वही मैंने सोचा। उसने अपने हाथ जेबों में डाल लिए। अब लेडी मॉर्गन के बारे में। लिलिथ ने अधिक गंभीर भाव धारण कर लिया। उसका नाम एटिना मॉर्गन है। वह यात्रा महाद्वीप टायरवेलिया की एक जलपरी है, समुद्र की एक शक्तिशाली कुलीन। डेमन को याद आया कि टोबियास आधा मरमैन था। ठीक है, यही वजह है कि उस कमीने में जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता थी। उसने मुझे लगभग मरवा ही दिया था, तो फिर उसका बाप भी इंसान ही होगा। लिलिथ ने उसकी शिकायतों को नज़रअंदाज कर दिया। टोबियास की मौत को आधिकारिक तौर पर एक राक्षसी हमले के रूप में माना गया था। माना जाता है कि वह बाधा के पार चला गया था, लेकिन यह एक गलत दिशा थी जो आपने बनाई थी। डेमन ने भौहें सिकुड़ी और चलना बंद कर दिया। ठीक है, हालांकि मैंने असल में ऐसा नहीं किया था। उस रात वहाँ एक वैंडिगो था। वह बैरियर के पार था, लेकिन टोबियास और मैं उसे कभी पार नहीं कर पाए। उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं।
मैं चाहता था कि उसकी मौत पर किसी व्यक्ति का हाथ होने का संदेह हो, इसलिए मैंने मार्कस का एक कपड़ा छोड़ दिया। लिलिथ तुरंत समझ गई, फिर भी इसे एक भयानक हमला माना गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि वह बस बैरियर के पार था, जबकि आप मार्कस को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। डेमन ने सिर हिलाया और अपने मन में संभावनाओं पर विचार करने लगा। लिलिथ ने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। मुझे 2 संभावनाएं नजर आती हैं। पहली यह कि जांच अक्षम थी, जिसकी संभावना बहुत कम है। अगर आप कभी भी सीमा से आगे नहीं गए और इसे मानवीय रूप देना चाहते थे। डेमन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। और दूसरी संभावना और भी बुरी है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि किसी को अपराध स्थल का पता चल गया होगा या उसे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। उन्होंने मेरे निशान छिपाने के लिए राक्षसी हमले की पूरी कहानी रची। यानी लिलिथ ने उसके लिए काम खत्म कर दिया। हो सकता है कि आपके पास कोई सहायक हो या कोई और भी गुप्त उद्देश्य वाला व्यक्ति हो। डेमन ने अपने दांत पीस लिए। इसका मतलब है कि कोई मेरी छाया धारणा से आगे निकल गया है, और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहा हूं जो मेरे अपराधों के बारे में जानता है। लिलिथ के चेहरे पर विचारमग्न भाव था। हम अभी तक निश्चित नहीं हो सकते। हालांकि जो भी है वह आपको बेनकाब नहीं करना चाहता। हो सकता है कि उनके पास पर्याप्त सबूत न हो या वे आपको किसी चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हों। डेमन उसके तर्क से सहमत था। तो फिर हम क्या करें? लिलिथ ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कोई छात्र हो सकता है या कोई संकाय सदस्य। चाहे वह कोई भी हो, हम उसे खत्म कर देंगे। डेमन ने सिर हिलाया। अगर उन्हें पता है तो वे अंततः अपने इरादों पर अमल करेंगे। अगर उन्हें नहीं पता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चीजों के बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। उसका दिल धड़क उठा, जब तक कि वे मृतकों के कुलीन परिवारों के एकत्र होने पर मेरी योजनाओं का पर्दाफाश करने की योजना नहीं बना रहे हों। लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। मुझे इसमें शक है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो सबूत कमजोर होंगे, खासकर जब आपने मार्कस को धर्मत्यागी के आरोप में फंसाया। वे मंदिर को इसमें शामिल नहीं करना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि मामले को चुपचाप निपटाया जाए। वह आगे बढ़ी और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हमारे नए खिलाड़ी के बारे में चिंता मत करो, हम उन्हें एक साथ मार देंगे। जब वे अपना बदसूरत चेहरा दिखाएंगे तो वे मर जाएंगे। डेमन ने सिर हिलाया। उसे अब थोड़ा और सुकून मिला। लिलिथ की ताकत के कारण वह प्रोफेसरों के बराबर थी, इसलिए अगर उनमें से कोई भी शामिल होता तो उसे पूरा भरोसा था कि वे उसे मार सकते हैं। जहां तक उसके अपराधों का सवाल है, वे कभी सामने नहीं आएंगे। उसे बस होशियार और सतर्क रहने की जरूरत थी। अपने डर को आत्मविश्वास और निर्दयी हृदय के मुखौटे के पीछे छिपाना था। वह हौले से मुस्कराए। चलो चलें, हमें अभी भी गश्ती ड्यूटी करनी है। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी भटका हुआ प्रथम वर्ष का छात्र इधर उधर भटकता रहे। वह आगे बढ़ी। उसकी हरी आंखें ठंडी हो गईं। उसका हाथ थामने पर जो गर्माहट थी वह अब पूरी तरह गायब हो गई थी। वह कुछ योजना बना रही थी। डेमन मुस्कुराया। अभी तो सिर्फ एक दिन ही बीता था, पर वह पहले से ही लिलिथ एस्ट्रानोवा पर कुछ ज्यादा ही निर्भर होने लगा था। अब समय आ गया था कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करे। आखिरकार यह एक लेन देन वाला रिश्ता था, और वह खास तौर पर उदार थी। डेमन समझ गया था इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। लिलिथ भी उससे कुछ चाहती थी, और जिस भविष्य का वादा उसने उससे किया था वह निस्संदेह नरसंहार और खून खराबे से भरा होगा। दर्द और दुख हर जगह उनका पीछा करेंगे। वे मृत्यु और छल के साथ हाथ मिलाकर चलेंगे। सचमुच वे दोनों बर्बादी की राह पर चल रहे थे। डेमन शहर के एक शांत इलाके में एक घर के दरवाजे से ऐसे अंदर आया जैसे वह उस जगह का मालिक हो। वह सामने के आंगन से एक अजीब सी जान पहचान के साथ टहलता हुआ गुजरा, जबकि लिलिथ उसके बगल में चल रही थी। उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। वह दरवाजे तक गया, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खोला और सीधे लिविंग रूम और आसपास के दरवाजों से होते हुए आखिरकार रसोई में पहुंच गया। बिना रुके उसने फलों की टोकरी से एक सेब उठाया और फिर बड़े से पिछवाड़े का दरवाज़ा धक्का देकर खोला। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नज़र एक अकेले व्यक्ति पर पड़ी जो बड़े भारी कवच के बोझ तले संघर्ष कर रहा था। पतले छज्जे वाले एक विशाल हेलमेट में लिपटी वह महिला बड़ी मुश्किल से हिल पा रही थी। जाहिर था वह कवच उसके जैसे कदकाठी वाले व्यक्ति के लिए नहीं था। हालांकि उसे जो काम दिया गया था उससे ये कठिन प्रशिक्षण और भी कष्टदायक हो गया था। भारी भरकम सूट के बोझ तले दबी खरगोशों का पीछा करना। प्रशिक्षण क्षेत्र घिरा हुआ था। बड़े बड़े अवरोधों, लकड़ी के प्रशिक्षण डमी और अभ्यास तलवारों से सजे हथियारों के रैक से भरा हुआ था। जमीन पर पिछले सत्रों के अवशेष झुलसे हुए निशान थे।
बख्तरबंद आकृति जोर जोर से हाँफ रही थी, उसके शरीर से पसीना टपक रहा था, लेकिन वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती रही। 5 खरगोश बाड़े के पार तेजी से भागे, इतने कड़े सुरक्षा कवच वाले किसी व्यक्ति के लिए बहुत तेज, फिर भी उसने हार नहीं मानी। डैमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। एक कौवा अचानक प्रशिक्षण डमी में से एक से उड़कर उसके कंधे पर शान से उतरा। उसने एक बार कांव कांव की, फिर रुक गया मानो उसकी खुशबू ले रहा हो। कांव, खून, कांव, मौत, कांव, कांव। डैमन की मुस्कान फीकी पड़ गई। तो क्रॉफ्ट को मेरी छोटी सी हत्या की होड़ के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि कौवा कोई हंगामा खड़ा कर पाता, उसने सूखे मांस का एक टुकड़ा निकाला और उसे पेश किया। लेकिन क्रॉफ्ट ने इसे अनदेखा कर दिया और उसके कंधे से उतरकर उसकी परछाई के पास जा गिरा। कांव, शेर, कांव, शेर। डैमन ने भौहें चढ़ाईं, मानो इसी की उम्मीद में। उसकी परछाई थोड़ी हिली। फिर एक धीमी, बेचैन करने वाली हरकत में उसने अपना अंगूठा ऊपर उठाया, किसी इंसानी हाव भाव की एक अजीब नकल। कुछ ही पल बाद अंधेरा छा गया और 2 छोटी छोटी आंखें उभरी, जो क्रॉफ्ट के बगल में जमीन पर लुढ़क गईं। डैमन अकड़ गया। बेजान होते हुए भी उसने उन्हें पहचान लिया। मृत परी, माकिया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। पास खड़ी लिलिथ ने अपनी नज़रें सिकुड़कर उसकी ओर देखा। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसे इस बारे में पता नहीं था। हाँ, आपने कैसे? उसने जल्दी से ऊपर देखा कि क्या आइरिस ने इस विचित्र आदान प्रदान को देखा है, लेकिन वह पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण पर केंद्रित थी। वह खरगोशों का पीछा करने में इतनी व्यस्त थी कि उसने उनकी उपस्थिति को स्वीकार ही नहीं किया। डैमन नीचे झुक गया, जबकि क्रॉफ्ट उत्सुकता से उसकी आंखें खा रहा था। वह क्या बकवास था? उसकी परछाई ने केवल कंधे उचकाए। डैमन ने उसे घूरा। स्याह रंग का वह रूप थोड़ा झिझका, फिर हाथ उठाया और खांसी का भाव दिखाते हुए आखिरकार अपनी बात समझाई। जाहिर है, इसने क्रॉफ्ट के साथ एक समझौता किया था, हर भोजन के बाद हमेशा 1 या 2 आंखें बचाने का। डैमन ने अपने होंठ काट लिए। ये कमीने मेरी पीठ पीछे साजिश रच रहे हैं। लिलिथ ने अपना सिर हिलाया, वह पूरी बात से स्पष्टतः प्रसन्न थी। क्रॉफ्ट अब संतुष्ट होकर अपने पंख फड़फड़ाने लगा। डैमन ने आह भरी और उसे अभी के लिए छोड़ देने का फैसला किया। उसकी परछाई एक पहेली बनी रही, एक रहस्य जिसे वह अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया था। उसने माकिया की आंखों को कैसे बचाए रखा, या उसने ऐसा क्यों किया, ये सवाल फिर कभी। इस समय उनके सामने और भी अधिक गंभीर मुद्दे थे। डैमन ने अपने सेब का एक निवाला खाया। उसकी नज़र आइरिस पर टिकी थी, जो उस बड़े कवच में संघर्ष कर रही थी। उसने वह सेट एनविल से खरीदा था, साथ ही कई अन्य उपयोगी वस्तुएं भी, जो सभी कार्ल्स के जरिए हासिल की थीं। और पैसों की बात, खैर, वो उसकी भोली भाली लेकिन प्यारी दोस्त लियोना से आए थे। उसने आह भरी। आखिरकार लियोना जीत गई। उसने उसकी दोस्त बनने का रास्ता बना लिया था। उसकी बात करें तो उसे उसके लिए आधी रात का नाश्ता बनाने के लिए जल्दी वापस जाना था। खड़े होकर वह आइरिस की तरफ देखकर मुस्कुराया, जो अभी भी पूरी मेहनत से काम कर रही थी। हर बार जब वह जमीन पर गिरती तो धातु की भारी आवाज़ गूंजती। वह खरगोशों का लगातार पीछा कर रही थी, लेकिन बार बार नाकाम हो रही थी। आइरिस, जल्दी सोचो। उसने सेब उसकी ओर फेंका। जैसे ही उसने अपना नाम सुना, वह तुरंत पीछे मुड़ी, तभी सेब उसके हेलमेट से टकराया। डैमन हंसा। हा, मेरे प्रशिक्षु, तुम बहुत धीमे थे। तुम्हें और अधिक कष्ट की आवश्यकता है, मेरा मतलब है प्रशिक्षण की। आइरिस ने विशाल हेलमेट उतार दिया। उसका लाल चेहरा उसे घूर रहा था। डैमन, तुम कमीने, तुमने पीड़ा की बात कही, मैंने तुम्हें सुना। डैमन ने अपनी चंचल मुस्कान को छिपाते हुए खांसा। ये तो आसान है, कोई भी कर सकता है। क्या तुम अपने मालिक को शर्मिंदा करना चाह रहे हो? आइरिस कराह उठी और अपने नितंबों पर गिर पड़ी। उसके पैर मानो जवाब दे देंगे और उसके शरीर के हर जोड़ में दर्द हो रहा था। अगर यह इतना आसान है तो आप इसे क्यों नहीं करते? डैमन ने एक अतिरंजित आह भरते हुए नीचे झुकते हुए हंसी उड़ाई। आह, कमज़ोर लोगों से मुझे घिन आती है। मैं बचपन में भी ऐसा कर सकता था। आइरिस, क्या तुम मेरी अच्छी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रही हो? उसने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और उपहासपूर्ण विचारमग्न मुद्रा अपनाई। शायद तुम्हें पता ना हो, पर मैं अपने साल का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। सारे स्टूडेंट मुझे प्यार करते हैं। वे मुझे हीरो ग्रे भी बुलाते हैं। आइरिस ने उसे भावशून्य दृष्टि से देखा। तुम एक हीरो? क्या तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हें डैमन ग्रे नहीं कह रहे हैं? डैमन ने अपनी जीभ चटकाए। छी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शब्द मुझे चोट पहुंचा सकते हैं? वह मुस्कुराई। उसके होठों पर एक पतली, चुनौतीपूर्ण मुस्कान तैर गई। ऐसी स्थिति में इसे साबित करो। खरगोशों को पकड़ो। डैमन ने अपनी ठोड़ी सहलाई।
ठीक है, लेकिन वे खरगोश हैं, मूर्ख प्रशिक्षु। लिलिथ, जो चुपचाप बगल से देख रही थी, ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने आश्चर्य से डेमन को देखा। वह वास्तव में किसी के साथ खेल रहा था। उसकी मुस्कान सच्ची थी। वह आइरिस को ऐसे छेड़ रहा था जिससे सच्ची गर्मजोशी झलक रही थी, ऐसा स्नेह जो उससे मिलना दुर्लभ था। डेमन हमेशा बहुत सतर्क रहता था, यहाँ तक कि जब वो मुस्कुराता भी था तो उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। पर अब वह इसे महसूस कर सकती थी। उसकी गहरी आंखों में भी कुछ सच्चाई की झलक थी। आइरिस ने पहली बार लिलिथ को देखा और तुरंत उठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने जल्दी से खुद को सीधा किया, कवच की खनक सुनाई दी। उसने प्रणाम करने का प्रयास किया, यद्यपि वह बहुत ही भद्दा था। शुभ संध्या, विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष। लिलिथ ने हल्का सा सिर हिलाया। शुभ संध्या, आइरिस। इससे पहले कि कुछ और कहा जा सके, डेमन उनके बीच आ गया। ठीक है, लड़की, तुम तैयार हो, लेकिन अगर मैं जीत गया, मेरी एक शर्त है। आइरिस अभी भी लिलिथ की उपस्थिति से घबराई हुई थी, इसलिए उसने केवल सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी हालत क्या है? डेमन मुस्कुराया। अगर मैं उन्हें समय सीमा के भीतर पकड़ लूं, तो अब से तुम्हें मुझे मास्टर कहना होगा। उसने उपहास किया, और अगर तुम हार गए तो मैं इस महीने तुम्हें भत्ते के रूप में 1 मिलियन ज़ेनी दूंगा। आइरिस की आंखें चमक उठीं। आप हैं? डेमन मुस्कुराया। एक बार फिर उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। यह अपने गुस्सैल प्रशिक्षु को अपनी आंकड़ों का प्रदर्शन करते हुए अंक वितरित करने का सही अवसर था। जब आइरिस प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे भारी कवच को उतार रही थी, तो डेमन ने अपने विशेषता बिंदुओं को वितरित करने के लिए समय निकाला। उनके पास कुल 105 थे। इस बार उन्होंने मन पर कोई जोर नहीं दिया। उनका ध्यान पूरी तरह से शारीरिक शक्ति पर था। इससे पहले इवेंजेलिन ब्राइटवाटर से पिटने के बाद उसे अपनी शारीरिक शक्ति में अंतर का एहसास हुआ। जहां तक बात है कि वह इतनी मजबूत क्यों थी, उसे इसका पता माकिया की प्रथम श्रेणी की उन्नति की आभा को महसूस करने के बाद ही चला। इवांगेलिन अवश्य ही अधिक शक्तिशाली हो गई होगी। वह प्रथम श्रेणी में पदोन्नति से बस कुछ ही कदम दूर थी, जिससे उसकी शारीरिक क्षमताओं में अचानक वृद्धि का पता चलता है। वास्तव में उसे अपने आंकड़ों में हर तरफ से सामान्य वृद्धि भी मिली होगी, लेकिन उसने भी ऐसा ही किया। डेमन ने अपने अंक वितरित किए। जैसे ही मैं वापस आऊंगा, मैं उसे थोड़ा बिगाड़ दूंगा। उसने अपना सिर हिलाते हुए उस विचार को दबा लिया। जब उसकी परछाई पूरी तरह भर चुकी थी, तो उसे उकसाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखते हैं, जब मैं भूखा होता हूं तो वह मुझे ले जाती है। जैसे ही उसकी नसों में शक्ति का संचार हुआ, उसका शरीर गर्म हो गया। उसने महसूस किया कि उसके जोड़ ज़्यादा चुस्त हो गए हैं, उसकी मांसपेशियां ताकत से भर गई हैं। उनके सिस्टम पैनल ने उनके अद्यतन आंकड़े प्रदर्शित किए। HP 60/60, मान 1384, शक्ति 79+5 चपलता 27+10, गति 60+25, धीरज 30+20, कक्षा छाया 400, छाया भूख स्तर 0%, छाया स्तर 4, स्थिति छायापूर्ण है। विशेषताएं: अम्ब्रा कौशल 5x निरंकुश छाया बोध जल उत्सव बलिदान छाया नियंत्रण पाकौर। लॉक किया गया। उसकी परछाई भरी हुई थी। ये दृश्य देखकर उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। वह अब तक मितव्ययिता से जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन लिलिथ एस्ट्रानोवा के साथ एक रात बाहर बिताने के बाद वह पूरी तरह संतुष्ट हो गया। जहां तक उसके स्तर अप आवश्यकताओं का सवाल है, स्तर ऊपर करने की आवश्यकताएं। आत्माएं भस्म 610। डेमन ने आह भरी। उसे अभी भी आगे बढ़ने के लिए 4 और लोगों को मारना था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी छाया ऊर्जा का भंडार बढ़ गया था, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसके पीछे एक धीमी सी आवाज गूंजी। उसने पलटकर देखा तो आइरिस उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लेकिन डरावनी मुस्कान थी। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से जल रही थीं। डेमन ने सिर हिलाया। ठीक है, 5 खरगोश, मैं उन्हें 2 मिनट में आपके पास पहुंचा दूंगा। आइरिस ने घृणा से हंसी उड़ाई। लगता है आज मुझे 10 लाख ज़ेनी मिलेंगे। डेमन मुस्कुराया और अपनी जैकेट उतार फेंकी। फिर उसने कवच पहनना शुरू कर दिया। ये थोड़ा भारी और बोझिल लगा, लेकिन उसके बढ़े हुए आंकड़ों को देखते हुए इसमें चिंता की कोई बात नहीं थी। उसका शरीर भी आइरिस से बड़ा था, इसलिए कवच उस पर बेहतर फिट हुआ। जाहिर है, जब वह सहमत हुई तो उसने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। और जाहिर है, डेमन निष्पक्ष खेलने वाला नहीं था। उसके पास अभी भी 5x कौशल था, जो उसकी पसंद के किसी भी आंकड़े को बढ़ा सकता था। आइरिस ने उसे कवच के साथ समायोजित होते हुए देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी।
उन्हें पकड़ने के लिए 2 मिनट। वह लिलिथ की ओर मुड़ी। विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष, क्या आप जज की भूमिका निभा सकते हैं? लिलिथ ने सिर हिलाया। आप मुझे लिलिथ कह सकते हैं। आइरिस ने पलकें झपकाईं, उसे थोड़ा सम्मानित महसूस हुआ। लेडी लिलिथ एस्ट्रानोवा को नाम से संबोधित करने की अनुमति मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। आखिरकार लिलिथ एक ड्यूक की बेटी और प्रसिद्ध एस्ट्रानोवा घराने की उत्तराधिकारी थी। डैमन ने शायद इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा होगा, लेकिन आइरिस के लिए, जो कि एक पूर्व कुलीन थी, यह महत्वपूर्ण था। डैमन ने हेलमेट को सुरक्षित कर लिया, क्योंकि उसका पतला छज्जा उसे देखने में कठिनाई पैदा कर रहा था। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। केवल साधारण लोग ही दृष्टि पर निर्भर थे। उसे छाया बोध था। वह बिना रोशनी या आंखों के खरगोशों को देख सकता था। वह उनकी छोटी छोटी परछाइयों को इधर उधर घूमते हुए महसूस कर सकता था। अपनी सभी निष्क्रिय कुशलताओं का लाभ उठाते हुए वह पहले खरगोश की ओर आगे बढ़ा। प्रशिक्षण डमी को कदम के रूप में उपयोग करते हुए उन्होंने अपने पाकोर कौशल के साथ एक फ्लिप का प्रदर्शन किया। जमीन को छूने से पहले ही उसने खरगोश को हवा से झपट लिया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ये तो आसान था। डैमन ने अपनी 5x कौशल को सक्रिय किया, जिससे उसकी गति बढ़ गई। वह शेष 4 खरगोशों की ओर दौड़ा, और किसी को आश्चर्य नहीं होगा, उसने उन सभी को आसानी से पकड़ लिया। यह कोई चुनौती भी नहीं थी। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद डैमन ने अपने गांव में भोजन के लिए छोटे जानवरों को पकड़ने में काफ़ी समय बिताया था। वह पहले से ही जानता था कि वे कैसे आगे बढ़ेंगे। आइरिस ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये कैसी हरकत थी। डैमन ने अपना हेलमेट उतार दिया और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए भारी कवच को एक एक करके उतार दिया। उसने जो खरगोश पकड़े थे वे बिना समय गंवाए प्रशिक्षण मैदान की ओर भाग गए। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक तीखापन था। आइरिस तुरंत समझ गई कि यह शिक्षक की भूमिका में डैमन था। उसने अपने होंठ काट लिए और पहले से ही उसके अगले शब्दों के बारे में सोचने लगी। उसके स्वघोषित स्वामी को उसके प्रशिक्षण के प्रति सख्त रहने की आदत थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें ये भारी कवच क्यों पहनाया? आइरिस ने सांस ली। आप चाहते थे कि मैं अपनी मांसपेशियों और सजगता को प्रशिक्षित करूं, उसने स्थिर स्वर में कहा। मेरे समन्वय में सुधार करने, सहनशक्ति और धीरज बढ़ाने के लिए। आप ये भी चाहते थे कि मैं धातु के गियर में चुपचाप चलना सीखूं। उसने उसकी ओर तीखी निगाहों से देखा। अन्य बातों के अलावा? डैमन ने सिर हिलाया। यही कारण था। वह कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण ले रही थी और उसकी शारीरिक शक्ति में काफ़ी सुधार हुआ था। उन्होंने उसे तलवारबाजी की मूल बातें भी सिखाई थी, इसलिए नहीं कि वह स्वयं इसका अधिक प्रयोग करते थे, बल्कि इसलिए कि यह जानना मूल्यवान था। तलवारबाजी वह चीज़ थी जो उसने अपने पिता से सीखी थी। इसका प्रयोग उन्होंने वास्तविक युद्ध की अपेक्षा तनाव से मुक्ति के लिए अधिक किया। फिर भी उन्होंने उसे प्रहार करने, बचाव करने में मार्गदर्शन दिया था, तथा यहाँ तक कि उसकी जादुई क्षमता को निखारने में भी मदद की थी। उसने उसके सामने आने वाली हर चुनौती का सामना किया। अब वह अगले कदम के लिए तैयार थी। तुमने बहुत अच्छा किया, डैमन ने स्वीकार किया। तुम्हारा प्रयास अनदेखा नहीं किया गया। आइरिस ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह केवल प्रशिक्षण ही करती थी। जब से डैमन ने स्वयं को उसका स्वामी घोषित किया है, उसने नगरवासियों पर पूरी तरह से निर्भर रहना छोड़ दिया है। वह उसके द्वारा दिए गए भत्ते पर जीवनयापन करती थी तथा स्वयं को पूरी तरह से प्रशिक्षण के लिए समर्पित कर देती थी। डैमन ने अपनी बाहें पार कर लीं। मैं तुम्हें अपना स्वनिर्मित मंत्र सिखाऊंगा। उसका स्वर तथ्यात्मक था। ये खतरनाक है, इसलिए इसे अपने जोखिम पर सीखें। आइरिस ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसकी आंखों में हमेशा की तरह गर्म मिजाज वाला संकल्प चमक रहा था। लिलिथ ने किनारे से देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। वह पहले से ही जानती थी कि डैमन कौन सा मंत्र सिखाने वाला था। और हाँ, ये खतरनाक था, लेकिन ये शक्तिशाली भी था और इसमें विकास की भरपूर संभावनाएं थीं। डैमन मुस्कुराया, पर पहले उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। आप मुझे मास्टर कह सकते हैं। आइरिस ने अपनी बाहें पार करते हुए उपहास किया। जरूर, जो भी हो। उसने आंखें सिकोड़ लीं। पहले तुम्हारा मंत्र देख लेते हैं। अगर यह सार्थक हुआ तो मैं इस पर विचार करूंगी। डैमन उसकी अवज्ञा पर हंस पड़ा। तब खरगोशों में से किसी की ओर देखे बिना ही उसने अपना हाथ ऊपर उठा दिया। उसकी उंगलियों ने बंदूक का इशारा किया। टकराना। उसकी उंगलियों से एक जादुई गोली निकली और खरगोश की खोपड़ी में घुस गई। वह प्राणी तुरंत गिर पड़ा, उसका खून मिट्टी में समा गया। डैमन ने सहजता से अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपनी उंगलियों से धुएं का हल्का सा गुबार उड़ा दिया। आइरिस की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये कैसा जादू था? डैमन, उसने अपना गला साफ किया। अहम,
उसका विस्मय तुरंत ही क्रोध में बदल गया। उसने अपने दांत पीस लिए। मालिक, डेमन मुस्कुराया, और अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से उन्होंने उस क्षण का आनंद लिया। डेमन एक किशोरी से खुद को मास्टर कहलवाने की खुशी में मग्न था। क्रॉफ्ट उस ताज़ा मरे हुए खरगोश के पास उतरा। बिना किसी हिचकिचाहट के पक्षी ने उसकी बेजान आंख पर चोंच मारी, उसे निकाल लिया और पूरा निगल गया। डेमन ने मुश्किल से ध्यान दिया। जैसे ही उसकी नज़र आइरिस की ओर गई, उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह हिचकिचाया। उसे जादुई गोली का मंत्र सिखाना, क्या ये सचमुच अच्छा विचार था? ये जानकर कि यह उसके लिए खतरनाक था, क्योंकि उसने यह मंत्र शून्य से बनाया था। उसे सब कुछ खुद ही समझना पड़ा। मन आउटपुट, उसकी उंगलियों से दूरी, प्रतिक्षेप, उसके शरीर पर तनाव, ये सब, और उसने इसकी कीमत चुकाई थी। अपनी उंगलियां उड़ाते हुए उन्हें जलाकर भस्म कर देना। उसका हाथ इतना बुरी तरह कुचला गया कि वह पहचान में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वह अंत में इसमें महारत हासिल की, लेकिन क्या यह इसके लायक था? बिल्कुल सही सटीकता के साथ और कम रक्षा वाले प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ये निश्चित रूप से मार गिराने वाली बात थी। अधिक महत्वपूर्ण बात, ये तेज था, आश्चर्यजनक हमलों के लिए बिल्कुल उपयुक्त। ने कहा कि इसमें कुछ कमियां थीं। ये बहुत जोर से था। प्रत्येक शॉट हमेशा धमाके के साथ आता था, और रैपिड फायर, इससे उसकी उंगलियां नष्ट हो जाएंगी। डेमन के पास इसका प्रतिवाद करने के लिए एक सिद्धांत था। गोली चलाने से पहले गोली को स्थिर करने के लिए विस्तारित मन को एक सीलबंद संरचना के अंदर फंसाकर। लेकिन वह अभी तक इसका परीक्षण करने के लिए पर्याप्त लापरवाह नहीं थे। इसके लिए उसे सिल्विया की मदद की जरूरत थी। मुझे सचमुच माफ़ी मांगनी होगी और उसके अच्छे पक्ष में वापस आना होगा। बेशक आइरिस को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसने केवल उसका हमेशा की तरह चिंतित भाव देखा, और वह जानती थी उसे फिर से नरक में डाला जाने वाला था। उसने तेजी से सांस ली और खुद को संभाला। इस मंत्र को जादुई गोली कहते हैं, डेमन ने अंततः ठंडी और स्थिर आवाज़ में कहा। मैं इसे उचित मंत्र भी नहीं कहूँगा। ये सरल, सीधा और अत्यंत प्रभावशाली है। वह मुड़ा और लिलिथ की ओर चला गया, जो अब एक कुर्सी पर बैठी थी जिसे वह शायद घर से लाई होगी। डेमन को तो उसके जाने का पता भी नहीं चला। इसका मतलब था कि उसने जादू का प्रयोग किया था। यह विचार क्षण भर के लिए उसके मन में आया, लेकिन उन्होंने इसे अपना ध्यान भटकाने नहीं दिया। अगर तुम मैजिक ब्लास्ट मंत्र से परिचित हो तो तुम इसे भी सीख सकती हो। उसने आइरिस की तरफ देखा। हालांकि अपनी उंगलियां खोने की उम्मीद रखो। आइरिस का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसके होंठ खुल गए, लेकिन फिर उसने अपनी झिझक दूर करते हुए दांत नीचे कर लिए। मैं तैयार हूँ। उसकी आवाज़ दृढ़ थी। मैं ये कर सकता हूँ। मैं ये करूँगा। डेमन ने उसकी आंखों में आग देखी। वह अटूट दृढ़ संकल्प। ये लड़की मजबूत बनने के लिए नरक से भी गुजरेगी, सब बदला लेने के लिए। लिलिथ ने आह भरी। उसकी नज़र चिंता के साथ आइरिस की ओर मुड़ गई। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, उसने बुदबुदाया। वह थोड़ा आगे झुकी। अगर तुम गड़बड़ करोगे तो शायद अपनी उंगलियां गंवा दोगे। और डेमन को जानते हुए उसका स्वर रूखा हो गया। वह इतना मितव्ययी है कि उच्च स्तरीय औषधि पर पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं। जब उन्होंने ऐसा किया तो सब ठीक था। अकादमी के चिकित्सक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों में से हैं। उसने आइरिस की ओर देखा। परंतु मैं ये कर सकता हूँ। लिलिथ ने चिढ़कर अपनी जीभ चटकाए। वह अपनी आंखें सिकुड़ते हुए डेमन की ओर मुड़ी। लिलिथ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमारे पास अभी भी माकिया और उसके समूह द्वारा तस्करी की गई उच्चस्तरीय औषधियों का भंडार नहीं है? उसने सिर हिलाया। लिलिथ ने फिर से आह भरी और अंत में बुदबुदाया, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा करें। लेकिन उसकी आवाज़ तीखी थी जब उसने आगे कहा, भविष्य में मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें इस तरह संसाधनों को बर्बाद करने दूंगा। डेमन वापस आइरिस की ओर मुड़ा। वह उन्हें संदेह भरी निगाहों से देख रही थी, मानो वे कोई वृद्ध विवाहित जोड़ा हो जो एक दूसरे से फुसफुसा रहे हों। उसने उसकी नज़र को नज़रअंदाज कर दिया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके पास चला गया। उन्होंने कहा, आपको अपनी उंगलियां खोने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हमारे पास बहुत सारी औषधियां हैं। उसका स्वर धीमा हो गया। आपको केवल एक ही बात की चिंता करनी है। उसकी अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। मेरा मंत्र सीख रहा है। आइरिस ने गला साफ किया। उसने जिस तरह से कहा उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद को मजबूत किया। चाहे आप कितनी भी बार अपनी उंगलियां खो दें, डेमन ने आगे कहा, मैं उपचार औषधि लेकर यहीं आ रहा हूं। आइरिस ने बड़ी मुश्किल से निगला,
एक क्षण के लिए उसका संकल्प डगमगा गया। जैसे ही उसने अपने हाथों की ओर देखा, उसके सीने में भय व्याप्त हो गया। लेकिन फिर उसने दांत पीस लिए और उसे झटक दिया। मैं ये करूँगा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन दृढ़ संकल्प अभी भी था। डेमन ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए आह भरी। मैं समझ गया, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आवाज़ शांत और स्थिर थी। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। उंगली खोना बस एक चेतावनी है ताकि आप जोखिम समझ सकें, लेकिन मेरे अनुभव से आप ठीक हो जाएंगे। बुरी स्थिति में अगर आप असफल हुए तो आपकी उंगलियां टूट जाएंगी या आपकी त्वचा जल जाएगी। दरअसल, लिलिथ ने टहलते हुए बीच में कहा, तुमने कुछ अनदेखा कर दिया। डेमन ने अपना सिर झुकाया। वह क्या है? लिलिथ ने अपनी नज़र आइरिस पर घुमाई। ये सब तुम्हारे गुणों पर आधारित है, डेमन, उसने कहा। लेकिन तुम आइरिस के अग्नि गुण के अत्याचारी स्वभाव पर विचार करना भूल गए। डेमन ने पलकें झपकाईं। लिलिथ ने अपनी बाहें पार कर लीं। उसकी आग सामान्य नहीं है। ये सामान्य अग्नि जादू से कहीं ज्यादा विनाशकारी है। अगर कुछ भी हो, उसने रुककर आइरिस को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा, तो यह उसके लिए और भी बुरा हो सकता है। डेमन आइरिस की ओर मुड़ा, जबरदस्ती मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आइरिस ने गला साफ किया। डेमन ने तुरंत अपना हाथ हिलाकर अपनी बात टाल दी। आराम करो आइरिस, सब ठीक हो जाएगा, मैं इसे संभाल लूंगा। हमारे गुण इतने अलग नहीं हैं। उसके शब्द आश्वस्त करने वाले नहीं थे। आइरिस ने उसे एक खाली नज़र से देखा। आग और छाया की विशेषताएं इससे अधिक भिन्न नहीं हो सकती, गुरु। लिलिथ ने मुस्कुराते हुए डेमन को बगल में धकेल दिया। चिंता मत करो आइरिस, उसने हल्के से कहा। हालांकि तुम्हारा ज्यादा दर्दनाक और ज्यादा विनाशकारी होगा, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे पास डेमन से कहीं ज्यादा मारक क्षमता होगी। आइरिस ने अपने होठों को काटने से पहले अपने हाथों की ओर देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, परंतु फिर उसने अपना संकल्प और दृढ़ कर लिया। मैं ये करूंगा। लिलिथ ने डेमन की ओर मुड़कर आइरिस को मूल्यांकनात्मक दृष्टि से देखा। ये लड़की सचमुच बहुत चिड़चिड़ी है न? अपने पिता से बहुत अलग। डेमन ने सिर हिलाया। हाँ, वह बहुत मजबूत चीज से बनी है। अपने पिता का जिक्र सुनते ही आइरिस की आंखें नम हो गईं। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मैं इसे सीखूंगा, मुझे सिखाओ। लिलिथ ने उसकी आंखों में आंखें डाल लीं। चिंता मत करो, उसने उसे आश्वस्त किया। मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हें कोई चोट न लगे। मैं आज तुम्हारी सहायक शिक्षिका का काम करूंगी। आइरिस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने डेमन की ओर देखा। वह बस कंधे उचकाकर आगे बढ़ गया। चलो अभी शुरू करते हैं, उन्होंने कहा। मैं चाहता हूं कि आधी रात से पहले हम जितना हो सके उतना कवर कर लें। तब उसने उसके सिर पर हाथ रखा। उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। पहले से ही क्षमा चाहता हूं आइरिस। उसकी आवाज़ शांत थी, बहुत शांत। इससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक आलीशान गाड़ी अथोर के अभयारण्य से आराम से निकल गई और पीछे रह गया हलचल भरा शहर और देवी की अकेली मूर्ति। घोड़ों के टापों की लयबद्ध ध्वनि हवा में गूंज रही थी, लेकिन उस आलीशान गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं था। लिलिथ डेमन के सामने बैठी थी, उसकी नज़र उस पर टिकी हुई थी। उनकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी, हमेशा की तरह भावशून्य। लेकिन उसने आइरिस को जो कुछ सहना पड़ा था उसके बाद, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसे जादुई गोली का मंत्र सिखाना बहुत कठिन था। पहली गोली उसकी उंगलियां नहीं उड़ा पाई थी डेमन के सटीक मार्गदर्शन की बदौलत, लेकिन उसकी त्वचा गुस्से से लाल हो गई थी, झटके से कांप रही थी। फिर भी, इससे पहले कि वह सांस भी ले पाती, डेमन ने उसे एक और गोली चलाने का आदेश दे दिया। और वह थी, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसका ध्यान भंग नहीं हो गया। एक गलती, ध्यान भटकने का एक क्षण, और उसकी उंगलियां गायब हो गईं। लिलिथ को अभी भी वह दयनीय चीख याद है जो लड़की के गले से निकली थी। डेमन उसके ऊपर खड़ा था, उसका चेहरा ठंडा और अडिग था, जबकि आइरिस अपने जलते हुए धड़ को पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में पीड़ा के आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज़ बेरहम थी। उठना। लिलिथ दौड़कर उसके पास आए और कुछ ही सेकंड में एक उच्च स्तरीय उपचार औषधि खोल दी। 5 महंगी, शक्तिशाली औषधियों की मदद से ही आइरिस की उंगलियां धीरे धीरे पुनर्जीवित हुईं। और फिर भी, डेमन ने उसे रुकने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि आइरिस हार मानने की कगार पर थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। वे चलते रहे। डेमन के ठंडे व्यवहार के बावजूद, लिलिथ ने नोटिस किया था जिस सूक्ष्म तरीके से उसकी मुट्ठी बंद हुई थी, उसकी उंगलियों में पल भर कांपता रहा। वह परेशान हो गया। उसने परवाह की। उनका प्रशिक्षण जारी रहा और अत्यंत कष्ट सहने के बाद आइरिस ने सीखा। उसकी उंगलियां खोना बंद हो गया।
उसने अपनी उंगलियों और जादुई गोली के बीच की दूरी को समायोजित किया और तकनीक में निपुणता हासिल कर ली। लेकिन उसने इस प्रतिक्षेप का हिसाब नहीं लगाया था। उसका कंधा अपनी जगह से हट गया था। एक और बार उसकी कोहनी टूट गई थी, जिससे बॉल एंड सॉकेट जोड़ पूरी तरह से टूट गया था। ये बहुत भयानक था, और अभी तक उसके अमानवीय शिक्षक के बावजूद, कष्टदायक प्रशिक्षण के बावजूद, लड़की कभी नहीं लड़खड़ाई थी, मानो किसी अदृश्य क्रोध से प्रेरित हो। लिलिथ ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए सांस छोड़ी। वह लड़की, उसने आंखें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, यह खतरनाक है। शानदार गाड़ी घिसे हुए पत्थर के रास्ते पर स्थिर गति से चल रही थी। डैमन चुपचाप बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, उसका ध्यान कहीं और था। लिलिथ ने उसे गौर से देखा, उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर हल्के से टैप कर रही थीं। आखिरकार वह बोली, वह लड़की, वह खतरनाक है। डैमन ने अपने विचारों से बाहर आकर पलकें झपकाईं और उसकी ओर मुड़ा। क्यों? वह तो बस एक बिगड़ेल बच्ची है जो अभी तक प्रथम श्रेणी में भी उन्नति नहीं कर पाई है। लिलिथ ने सांस छोड़ते हुए कहा, यह सच है अभी के लिए, लेकिन वह प्रेरित है, उसका विश्वास विकृत है। डैमन अपनी बाहें मोड़कर आलीशान सीट पर पीछे की ओर झुक गया। वह बदला लेने पर तुली है। अगर आपको अपने दुश्मनों को मारना है तो आपको इस तरह के दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है, खासकर तब जब आप कमज़ोर हों। अगर आप कष्ट सहने को तैयार नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा? लिलिथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। किससे बदला? उन रईसों से जिन्होंने उसके परिवार को बेदखल कर दिया, उनसे जो उनका समर्थन कर रहे थे, या तुमसे जिसने उसके पिता को मार डाला? डैमन का जबड़ा कस गया, उसके होंठ एक पतली सी रेखा में सिकुड़ गए। वह उसके पिता के बारे में बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बात नहीं की। इसके बजाय उसने विषय बदल दिया। जो उनका समर्थन कर रहे हैं, वह बुदबुदाया। लिलिथ ने आह भरी, बिना प्रभावित हुए। शायद मंदिर का कोई टेम्पलर। मुझे यकीन नहीं है, और विषय बदलने की कोशिश मत करो। उसकी आवाज़ और तेज हो गई। तुम उस व्यक्ति को क्यों ताकतवर बना रहे हो जो किसी दिन तुम्हें मारने की कोशिश करेगा? क्या तुम पागल हो? डैमन ने नज़रें फेर लीं, तुम नहीं समझोगे। लिलिथ ने उपहास किया, उसकी झुंझलाहट स्पष्ट थी। तुम अपना जल्लाद खुद बना रहे हो, डैमन। वह लड़की अपनी नाराज़गी नहीं छोड़ेगी। जिस दिन उसे सच्चाई का पता चलेगा, उसकी आंखें उसकी आंखों में गड़ी रहीं, अटूट, उसी दिन वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। वह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, वह कभी नहीं भूलेगी, वह तुम्हें कभी अपना मालिक नहीं मानेगी। डैमन की निगाहें ठंडी हो गईं। चुप रहो, मुझे वह बताने की ज़रूरत नहीं है जो मैं पहले से जानता हूँ। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। मैं उसे समझने के लिए काफ़ी समय से उसे प्रशिक्षित कर रहा हूँ। फिर भी मैं ये जोखिम उठाऊंगा। मैं उसे जितना हो सके उतना मजबूत बनाऊंगा। मैं उसे वह सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ, भले ही एक दिन वह मेरी दुश्मन बन जाए। लिलिथ ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी, लेकिन वह उसकी बेचैनी को छिपा नहीं पा रही थी। आप इसे प्रायश्चित का एक तरीका मानते हैं, है ना? उसका स्वर थोड़ा नर्म हुआ। और भी तरीके हैं, डैमन। तुम उसे 12 मिलियन ज़ेनी दे सकते हो और कह सकते हो कि कहीं दूर जाकर अच्छी ज़िंदगी जिए। इतने पैसों से तो उसकी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। डैमन ने अपने बालों में हाथ फेरा, उसकी आवाज़ थोड़ी सी टूट गई। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बस। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? मुझे हमेशा कठिन चुनाव क्यों करने पड़ते हैं? एक लंबी चुप्पी के बाद उसने अपना सिर उठाया। लेकिन मैं आइरिस को नहीं छोड़ूंगा, और अगर वह दिन आ गया जब वह मेरी दुश्मन बन गई। लिलिथ ने बीच में ही कहा, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन तीखी थी। क्या तुम उसे मार डालोगे? वह रुकी। क्या तुम उसे मार सकते हो? डैमन ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं। लिलिथ ने आह भरी। ठीक है, अगर वह दिन आया तो मैं उसे मार डालूंगा। डैमन का सिर अचानक ऊपर उठा, उसकी निगाहें तेज थीं, हवा में एक ठंडक छा गई। उसकी आंखें गहरी हो गईं, उनमें हत्या का स्पष्ट इरादा साफ दिखाई दे रहा था। अगर तुम उसे मारोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिलिथ ने बिना हिचकिचाए उसकी तीखी नज़रों का सामना किया, फिर हार मानकर गहरी सांस छोड़ी। बहुत अच्छा, वह धीरे से बोली। यह आपकी पसंद है, मैं बस इसे स्वीकार कर सकती हूँ। लेकिन अपने दिल में वह जानती थी, डैमन का आइरिस वेले के प्रति स्नेह और अपराधबोध गहरा था। यदि किसी ने उस लड़की को नुकसान पहुंचाया तो डैमन उन्हें नष्ट करने के लिए दुनिया के छोर तक जाएगा। फिर भी, साथ ही, वह स्वयं उन शत्रुओं में से एक था जिसे आइरिस मारना चाहती थी। जिस दिन उसे सच्चाई का पता चला, क्या वह ये सोच भी पाएगी कि उसी ने उसे प्रशिक्षित किया था? किसने उसकी मदद की थी?
या फिर वह उसे एक राक्षस के अलावा कुछ नहीं समझती, अपने दयालु पिता का हत्यारा। लिलिथ पीछे झुक गई, उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। आप मानसिक स्वास्थ्य क्वार्टरमास्टर से मिलना चाहेंगे, उसने रूखे स्वर में कहा। डेमन ने तेज सांस छोड़ते हुए अपना सिर खिड़की से टिका लिया। मैं थेरेपी में विश्वास नहीं करता। मुझे किसी अजनबी को अपनी समस्याएं बताने में कोई तुक नहीं दिखती, इस उम्मीद में कि वे ठीक हो जाएंगी। लिलिथ हल्के से मुस्कुराई। पहला कदम। उसने आह भरते हुए उसकी बात काट दी। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। बोझ बांटने से आधा हल हो जाता है, लेकिन मैं अपना बोझ अपने पास ही रखना चाहूँगा। वैसे भी कोई मुझे उसे उठाने में मदद नहीं करेगा। लिलिथ की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। मैं करूँगा। डेमन ने उसकी ओर देखा। जब तक आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद करते रहेंगे। काफ़ी समय बाद पहली बार उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकली। इस बार क्या योजना है? लिलिथ ने अपना पेजर निकाला। कोई योजना नहीं। डेमन ने एक भौं उठाई, प्रतीक्षा करते हुए। वह अपनी उंगलियां तेजी से टाइप करती हुई बोलती रही। मैं पहले से मिले $12 मिलियन आपके युद्ध बैंक खाते में भेज दूंगा। चूंकि यह मेरे खाते से आ रहा है, इसलिए ये साफ सुथरा पैसा है। धन शोधन या संदेह पैदा होने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका पेजर बज उठा। डेमन ने नोटिफिकेशन देखा। उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। क्या एक कुलीन महिला से 12 मिलियन प्राप्त करना थोड़ा संदिग्ध नहीं है? लिलिथ शरारत से मुस्कुराए। आप हमेशा उन्हें बता सकते हैं कि आप मेरे प्रेमी हैं। डेमन लिलिथ के पीछे पीछे युद्ध भवन की ओर लौट रहा था। उसका चेहरा अभी भी कुछ कड़वा था। उसे इस बात पर गुस्सा नहीं था कि लिलिथ एस्ट्रानोवा ने उसे आइरिस के बारे में बताया था। उसे इस बात पर गुस्सा था कि उसने उस लड़की को मारने के बारे में भी सोचा था। उसने कई हदें पार कर ली थीं, सीरियल किलर, नरभक्षी और उससे भी बदतर, लेकिन वह मुक्ति नाम का एक आश्रय पाना चाहता था। उसे पछतावा था, लेकिन जैसा कि रेमोसलेस कौशल के पीछे के दर्शन ने उद्धृत किया था, अफसोस के लिए कोई विराम नहीं। वह केवल आगे बढ़ते रह सकते थे। उसकी नज़र अपने पेजर पर गई और लिलिथ से मिले 12 मिलियन ज़ेनी को देखकर उसका मूड थोड़ा हल्का हो गया। उसने शायद उसे शांति बनाने के लिए ये ज़ेनी दी थी। वह मुस्कुराया। क्या कुलीन महिलाओं के खातों में यूं ही 12 मिलियन ज़ेनी जमा रहते हैं? लिलिथ ने सिर हिलाया। 12 मिलियन कोई मामूली रकम नहीं है। स्वाभाविक रूप से नहीं। वह कुछ क्षण रुकी और फिर बोली, मैं इतने वर्षों से तैयारी कर रही हूँ, धन जुटा रही हूँ और कुछ व्यावसायिक कार्य चला रही हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ बचत है। डेमन को तुरंत समझ आ गया कि वह किस लिए पैसे जमा कर रही थी। अगर वह मंदिर के खिलाफ जाने की सोच रही थी, तो उसे पैसों की ज़रूरत होगी, बहुत सारा। उसने अंदाज़ा लगाया कि क्विक हैंड से मिली लूट शायद उसके अवैध या छिपे हुए खातों में जाएगी। क्या इसीलिए हमने क्विक हैंड पर हमला किया, ताकि हम उनसे चोरी कर सकें? जैसे ही वे छात्रावास के पास पहुंचे, उसने सिर हिलाया। हाँ, यही एक वजह थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि वे अपनी गतिविधियां अथोर के अभयारण्य में ले जाएं। वॉर हॉल का छात्रावास हमेशा की तरह भव्य था। रात में भी उसकी भव्य इमारत हल्की रोशनी में नहा रही थी। लिलिथ आगे के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, जबकि डेमन सहज ही बाड़ की दीवार की ओर बढ़ रहा था। तब तक उसे याद आया कि वह चुपके से बाहर नहीं जा रहा था। आखिरकार वह छात्र परिषद के अध्यक्ष के साथ था। वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे भव्य प्रवेश द्वार तक गया, जो कि बंद था। आखिरकार आधी रात हो चुकी थी। लिलिथ ने अपना पेजर सुरक्षा पैनल पर घुमाया और भारी दरवाजे एक हल्की क्लिक की आवाज़ के साथ खुल गए। उसने उन्हें धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। डेमन उसके पीछे पीछे आ रहा था। वह एक पल के लिए झिझका और फिर अपने होंठ काटते हुए बोला, माफ़ करना पिछली बार मेरे गुस्से के लिए। लिलिथ ने बिना पीछे मुड़कर देखा, सिर हिलाया। शुभ रात्रि। कल शाम को जब हम वैलेरियन जाएंगे तब बात करेंगे। जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ी, डेमन ने हल्के से सिर हिलाया। थकान का बोझ कम होते हुए उसने आह भरी। लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी था। उसे लियोना के लिए आधी रात का नाश्ता बनाना था। डेमन छात्रावास के रसोई घर की ओर बढ़ा। उसने देखा कि बत्तियां पहले से ही जल रही थीं। इसका मतलब था कि लियोना शायद उसका इंतजार कर रही थी। शैडो परसेप्शन इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। तुम्हें इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करना लियोना। तुम। डेमन उस समय अवाक रह गया जब उसने देखा कि रसोई घर में वास्तव में कौन इंतजार कर रहा था। सुनहरे बालों और धूप से झुलसी आंखों वाली एक लड़की उसके सामने खड़ी थी, अपनी कामुक काया पर दोनों बाहें फेरे हुए, उसका भाव शून्य और अडिग। उसने जो हल्का गुलाबी पायजामा पहना था, उससे उसके उभार और भी उभर रहे थे, लेकिन उसके हाव भाव में छिपी शत्रुता किसी भी आकर्षण को फीका कर रही थी। डेमन ने व्यंग्यपूर्वक आह भरी। बस मेरी किस्मत। इवांगेलिन।
इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने उसे घूर कर देखा, उसकी सुनहरी आंखें तीखी और अविचल थीं। इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, लियोना उनके बीच आकर खड़ी हो गई। मुझे नाटक का आभास हो रहा है। पहले खाना, बाद में नाटक, उसने अंतिम स्वर में घोषणा की। डेमन उसकी सीधी सादी बात पर मुस्कुराया। नीले पजामा, एक ओवरसाइज्ड शर्ट और शॉर्ट्स पहने लियोना ने आह भरकर वापस बैठ जाने से पहले उसके और इवांगेलिन के बीच नज़र दौड़ाए। इवांगेलिन भी उसके बगल में बैठने से पहले हिचकिचाए। डेमन ने राहत की सांस ली। उसे अभी भी उस शाम की घात में हुई घटना साफ साफ याद थी। वो एक घात था। मैं अचानक से पकड़ा गया। चाहे उन्होंने इसे कैसे भी घुमाने की कोशिश की, वास्तविकता यही रही, एक लड़की ने उनकी पिटाई की थी। इस विचार को एक तरफ रखते हुए उसने खाना पकाने पर ध्यान दिया। उसने लियोना के लिए ज़्यादातर मांस और कार्बोहाइड्रेट्स बनाए, लेकिन कुछ सब्जियां भी डाल दी, ये जानते हुए कि उसे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। तरकीब ये थी कि उन्हें मांस के साथ मिला दिया जाए ताकि उसे कोई शिकायत न हो। खाना तैयार होने पर उसने सब कुछ मेज़ पर रख दिया। लियोना और इवांगेलिन साथ साथ बैठीं, हालांकि उसे पता था कि इवांगेलिन यहाँ खाने के लिए नहीं आई है। फिर भी शिष्टाचार के नाते उसने उसे थोड़ा सा खाना परोसा, हालांकि उसे शक था कि वह उसे छू भी पाएगी। हालांकि लियोना ने बिना समय गंवाए अपना खाना चट कर लिया। इस बीच इवांगेलिन उसे दुश्मनी भरी निगाहों से घूरती रही। अच्छा, उसने पूछा, तुम इसे कैसे ठीक करोगे? क्या तुमने सिल्विया से माफ़ी मांगी है? डेमन ने आह भरी। फिर से यह एक निष्पक्ष मूल्यांकन था। इवांगेलिन ने मुंह बनाया। लियोना, जिसका मुंह अभी भी भरा हुआ था, बोलने की कोशिश कर रही थी। आर्मम, एनॉक, माफ़ कीजिए। डेमन ने उसे एक भावशून्य नज़र से देखा। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रही हो। या तो खाओ या बात करो, दोनों नहीं। लियोना ने जोर से घूंट भरकर खाना निगल लिया। वह सही कह रही है, जानती हो। तुम बहुत बेवकूफ़ थे। इसे ठीक करो। इवेंजेलिन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए सिर हिलाया। लियोना भी तुम्हें खरी खोटी सुना रही है, उसने आगे कहा। हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहने के बावजूद उसे भी लगता है कि तुम बेरुखी दिखा रहे हो। वह उसके और करीब झुकी, उसकी निगाहें उसे चीरती हुई जा रही थीं। सिल्विया एक शरीफ लड़की है। तुम्हें ये पता था। तुमने उसके भरोसे का फ़ायदा उठाया और अब वह दिन भर किसी कमीने के पीछे पड़ी रहती है। डेमन ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारी शब्दावली तो बिल्कुल महिलाओं जैसी नहीं है। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने यह आपसे सीखा है। डेमन ने सिर हिलाया, ठीक है। इवांगेलिन के चेहरे पर उदासी छा गई। देखो डेमन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम शांत और रहस्यमयी बनना चाहते हो, मानो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तो सुनो, और ध्यान से सुनो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे करते हो, सिल्विया को वापस सामान्य स्थिति में लाओ। उसने अपना हाथ मेज़ पर पटक दिया, उसका आभामंडल दबाव से भड़क उठा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह प्रथम श्रेणी की उन्नति के करीब थी। वह सचमुच आगे बढ़ने वाली है, डेमन ने सोचा और उसने उसे घूर कर देखा। वरना, उसने चेतावनी दी। डेमन ने निडर होकर उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं। वरना क्या? उसने उपहास किया। देखेंगे, है न? ये कहकर वह मुड़ी और रसोई घर से बाहर चली गई। डेमन ने आह भरी और अपने बालों में हाथ फेरा। ये सब परेशान करने वाला हो रहा था। ऐसा नहीं है कि वह इस बारे में जानने के लिए उत्सुक था। यदि वह और अधिक परेशानी से बचना चाहता था तो उसे कल पूरा दिन सिल्विया के साथ बिताना होगा, कम से कम एल्विन लड़की के अच्छे पक्ष में वापस आने के लिए। इवांगेलिन ब्राइटवाटर वफादार थी, उसे ये देना ही था। हालांकि वह मुझे पीटने के बिना भी ये दिखा सकती थी। कल का दिन लंबा होने वाला था। सुबह वॉर हॉल का डाइनिंग एरिया काफ़ी व्यस्त था। डेमन किसी तरह देर तक सो गया था, और क्यों? खैर, उसने पूरी रात यही सोचा कि सिल्विया से माफ़ी कैसे मांगे। उसके दिमाग में उसके गुस्से या उससे भी बदतर उसके रूखे व्यवहार के बारे में तरह तरह के विचार आते रहे। रास्ते में कहीं उसे झपकी आ गई और जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। वह दौड़कर नीचे गया और खुशकिस्मती से वह देर से नहीं आया था। सिल्विया बाकी सभी के साथ बैठी थी और हमेशा की तरह उन्होंने उसके लिए एक सीट बचा रखी थी। डेमन ने राहत की सांस ली। क्रॉफ्ट चुपचाप उसके कंधे पर बैठा था, डेमन की हरकतों के बावजूद सो रहा था। अपनी छाया की ओर आवश्यक सहारे की तलाश में देखते हुए वह अपनी सामान्य भावशून्य अभिव्यक्ति के साथ मेज की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने दूर से कुछ प्रथम वर्ष के छात्रों की धीमी आवाज़ें सुनी, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। वह सिल्विया के बगल वाली सीट खींचकर बैठ गया। उसकी नज़रें मेज पर घूम गईं।
सुबह वह सचमुच आशा कर रहा था कि अभिवादन के लिए इस घटिया बहाने से वह अजीब न लगे, लेकिन लियोना उसे बचाने के लिए वहां मौजूद थी, हमेशा की तरह शोर मचाती हुई। हाय डेमन, तुम देर से आए। भूल जाओ, क्या तुम्हें पता था कि ज़ैंडर प्रथम श्रेणी की उन्नति के करीब है? डेमन हंसा। हाँ हाँ, उसका आभामंडल अलग है, इवांगेलिन का भी। उसने सिल्विया की तरफ न देखने की बहुत कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि वो कुछ कहेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसलिए धीरे धीरे वह उसकी ओर मुड़ा। तुम्हारा क्या हाल है सिल्विया? मैंने तुम्हारे आभामंडल में कोई परिवर्तन महसूस नहीं किया है। सिल्विया ने उसे एक संक्षिप्त नज़र से देखा और फिर नज़रें फेर लीं। मुझे लगता है मैं अभी भी थोड़ा दूर हूँ। डेमन ने अपनी अभिव्यक्ति अस्पष्ट रखी। वाह, बहुत बढ़िया। उसकी आभा की तो बात ही छोड़ो, सच में स्मार्ट है। क्या वो मुझे नज़रअंदाज कर रही है? उसकी नज़र उसके पास रखी किताब पर गई, डंगॉन्स एंड डेथ जोन्स, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। ये बहुत दिलचस्प किताब है। उसने धीरे से ऊपर देखा, फिर वापस उसकी ओर देखा। ओह, यह। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया जैसे कि उसे कुछ एहसास हो गया हो, फिर उसने सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। डेमन इवांगेलिन की ठंडी निगाहों को अपनी ओर घूरता हुआ महसूस कर सकता था। इस समय वे सभी वातावरण में व्याप्त असहजता को महसूस कर सकते थे। आमतौर पर सिल्विया उसे किताब के बारे में बताना शुरू कर चुकी होती, तो वह मुझसे दूरी बना रही है। आमतौर पर ज़ैंडर कोई अपमानजनक या अभद्र टिप्पणी करता, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया, खासकर जब इवांगेलिन ऐसी लग रही थी मानो फट पड़ेगी। वह डेमन को इतनी बेरुखी से घूर रही थी कि अगर नज़रें मार सकती तो वह मर ही जाता। उसने उस पर क्रोध किया और सोचा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, धिक्कार है। स्वाभाविक रूप से जब डेमन सिल्विया से बात कर रहा था, प्रथम वर्ष के छात्र फुसफुसाते रहे। क्या तुमने खबर सुनी? डेमन ग्रे अब विद्यार्थी परिषद का हिस्सा हैं। हाँ, सुना है कि वह अनुशासन का प्रभारी है। कौन? आपका मतलब है समस्याग्रस्त बच्चा? हाँ, और मैंने सुना है कि वो पहले साल के छात्रों को पहले ही डरा रहा है। मेरे दोस्त फाल्स को घर में नज़रबंद कर दिया गया है क्योंकि ग्रे ने उसे कल शहर से बाहर निकलते हुए पकड़ लिया था। किसी को तो उसके सामने खड़ा होना ही होगा। डेमन उन्हें सुन सकता था, लेकिन उसकी चिंताएं और भी बड़ी थीं। हाँ, ठीक है सिल्विया, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे वास्तव में विद्यार्थी परिषद में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। सिल्विया ने उसकी ओर देखे बिना केवल सिर हिला दिया। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। क्या पुरुषों को भी ऐसा ही महसूस होता है जब वे किसी ऐसी महिला को रिझाने की कोशिश करते हैं जो उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहती? मैं आगे चलकर लिलिथ एस्ट्रानोवा की मदद करूंगा। बधाई हो। सिल्विया ने उसकी बात बीच में ही रोक दी, उसका स्वर धीमा था। डेमन ने अपनी झुंझलाहट दबा ली। वह उसे बर्फ तोड़ने का मौका भी नहीं दे रही थी, माफ़ी मांगने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सबसे बुरे व्यक्ति को चुना गया। ज़ैंडर ने उपहास किया। सब लोगों में से हमारे विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष ने तुम्हें चुना। दुनिया पागल हो गई होगी। डेमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे ज्यादा चिंता इवांगेलिन की थी, जिसका आभामंडल धीरे धीरे भड़क रहा था, वह आक्रामक होने वाली थी। दूसरी ओर लियोना को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। मुझे लगता है कि वह इसके लायक है। यह ऐसा है जैसे एक बदमाश दूसरे बदमाशों को पकड़वा दे। डेमन ने उसे घूर कर देखा। तुम किसे बदमाश कह रही हो? तुम हो। डेमन रुक गया। यह आवाज़ लियोना की नहीं थी, नहीं मेज़ पर बैठे उसके किसी दोस्त की। ये लियोना के पीछे खड़े एक छात्र से आया था। स्वाभाविक रूप से डेमन को उसके आने का आभास हो गया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लड़का वास्तव में उनकी मेज के पास आएगा। उसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं, उसकी लंटें उसके माथे को ढंक रही थीं। उसने दांत पीस लिए, मुट्ठियां भींच ली, जाहिर है वह अपनी कांपती हुई आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने डेमन से लड़ने के लिए अपनी पूरी हिम्मत जुटा ली थी। डेमन ने उसे ठंडी निगाह से देखा और उसका नाम याद करने की कोशिश की। तुम क्या चाहते हो, रनमा? रनमा ने अपनी घबराहट को दबाते हुए अपने होंठ काट लिए। आप सोचते हैं कि चूंकि अब आप नंबर 1 हैं, इसलिए आप हम सभी प्रथम वर्ष के छात्रों पर अत्याचार कर सकते हैं। डेमन उसे देखता रहा, बिल्कुल हैरान। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी क्या कह रहा है। बाकी लोगों ने उसके और कांपते हुए प्रथम वर्ष के छात्र के बीच नज़रें घुमाईं, लेकिन दखलंदाजी करने से परहेज किया। आखिरकार डेमन नया नंबर 1 था, चुनौतियों से निपटना उसका काम था। ये ठीक नहीं है। मैं किसी भी अनजान व्यक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। मैं अभी इससे निपट नहीं सकता। रणमा की आंखें पहले से ही डर से कांप रही थीं। तुमने फाल्स पर हमला किया।
मैं उसका बदला लेने आया हूँ। डेमन को आखिरकार समझ आ गया। फाल्स कल शहर से आया एक फर्स्ट ईयर का छात्र। जरा सोचिए, वे दोनों एक ही गिरोह के सदस्य थे। नंबर 1 स्थान हासिल करने के बाद यह उनकी पहली चुनौती थी। उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी थी। लड़ना तो दूर की बात थी। अगर उन्हें लगता कि वह अजेय नहीं है तो और भी मुकाबले होंगे, भले ही वह ये लड़ाई जीत जाए। इसलिए डेमन ने उनके डर का फायदा उठाने का फैसला किया। और सौभाग्य से उसके पास इसके लिए कौशल था। वह खड़ा था, उसकी गहरी आंखें धमकी से ठंडी थीं। तुम मरना चाहते हो? ठीक है, मेरे मेहमान बनो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे की परछाइयां उसकी ओर बढ़ने लगीं, तरल अंधेरे के कुंड अस्वाभाविक रूप से रेंगते हुए। वे डेमन के चारों ओर इकट्ठा हो गए, जिससे बड़े हॉल में सुबह की धूप मंद पड़ गई। छात्र डर के मारे भाग खड़े हुए क्योंकि छायाएं उनकी इच्छानुसार मुड़ रही थीं। रणमा का शरीर पीला पड़ गया, उसका शरीर कांप रहा था। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि वे उसमें से एक कण भी मन की अनुभूति नहीं कर सके। सिल्विया की ग्रे आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उनमें दिलचस्पी की एक झलक जगी, लेकिन उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। अंधेरे के भंवर से घिरे डेमन ने रणमा पर ठंडी निगाह डाली। भागो! उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें एक भारीपन था जिससे दूसरे लड़के की सांस अटक गई। रणमा लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरा, डर के मारे वह खुद ही लड़खड़ा गया। वह मुंह के बल गिरा और फिर आंखों से ओझल हो गया। डेमन ने राहत की एक छिपी हुई सांस छोड़ी। उनकी छाया नियंत्रण कुशलता उपयोगी सिद्ध हुई थी, भले ही ये केवल दिखावे के लिए ही क्यों न हो। एक अच्छा दृश्य चाल, भले ही वह पूरी तरह से शक्तिहीन हो। डेमन ने जो तमाशा खड़ा किया, उससे नए नंबर 1 के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई। जैसा कि कहावत है, बंदर को चेतावनी देने के लिए मुर्गे को मार दो। असर बना रहा। सभी प्रथम वर्ष के छात्र उसे सावधानी से घूर रहे थे। उनका पुराना अहंकार अब सावधानी में बदल गया था। यहाँ तक कि इवांगेलिन, जो कुछ क्षण पहले उसे घूर रही थी, उसकी सुनहरी आंखों में भी थोड़ी सी झिझक थी। दूसरी ओर लियोना प्रभावित दिख रही थी। आमतौर पर ऐसी कोई बात सिल्विया की जिज्ञासा तो जगाती ही, लेकिन उसने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बेशक उनके इस छोटे से प्रदर्शन ने उनकी कुछ छाया ऊर्जा को खत्म कर दिया था। जैसे ही वे छात्रावास भवन से बाहर निकले, डेमन की चिड़चिड़ाहट भड़क उठी। वह उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे टालती रही, मानो वह वहां था ही नहीं। दांत पीसते हुए उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि इवांगेलिन की आभा उस पर दबाव डाल रही है तथा उसे जाने देने की चेतावनी दे रही है, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसके बजाय उसने सिल्विया को थोड़ा पीछे खींच लिया, जिससे इवांगेलिन की निगाहें और तेज हो गईं। डेमन ने इसका सामना किया, उसका धैर्य जवाब दे गया। उसके लिए यह बहुत हो गया। वह आवश्यकता से अधिक गोलमोल बातें करने से घृणा करता था। क्या हम बात कर सकते हैं? सिल्विया थोड़ा मुड़ी, हालांकि वह अभी भी उसकी ओर देखने से बच रही थी। हम कर सकते हैं। डेमन की नज़रें दूसरों की ओर गईं, खासकर इवांगेलिन की ओर। चल दर। इवेंजेलिन ने उसे एक आखिरी बार देखा और फिर जैंडर और लियोना के साथ चली गई। बाद में रास्ते से गायब होने से पहले उसने शुभकामनाएं दीं। डेमन नहीं चाहता था कि अन्य लोग उसके नाटक में अपनी नाक घुसाएं, इसलिए वह सिल्विया को दूर ले गया, बाड़ की दीवार के पार एक छोटे से फव्वारे की ओर। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन जब वे रुके और वह अंततः उसकी ओर मुड़ा, तो उसकी अभिव्यक्ति समझ से परे थी। सामान्य से अधिक संयमित। उसकी आंखों में कुछ झिलमिलाहट थी, जैसे वह कहीं और होना चाहती हो। डेमन ने अपने होंठ काट लिए, उसकी भौं थोड़ी सी झुक गई। देखो, मुझे माफ करना, ठीक है? सिल्विया ने अंततः अपना सिर उठाया। तुम्हें किस बात का दुख है? डेमन ने तेजी से सांस छोड़ी, उसे अपने शब्दों का भार महसूस हुआ। मुझे मूल्यांकन के लिए खेद है। मेरा आपको इस तरह से ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसने उसे चाकू मारने की योजना नहीं बनाई थी, बस एक पल के लिए उसका नियंत्रण खो गया था। हालांकि उसने उसे धोखा देने का इरादा किया था। सिल्विया ने एक क्षण तक उसका अध्ययन किया। फिर भी, तुम्हें दुख क्यों है? उसकी नज़र थोड़ी सिकुड़ गई। तुम्हें धोखा देने के लिए? मुझे पता है कि तुम मुझ पर गुस्सा हो और मैं। उसने उलझन भरी नज़र से उसकी बात काट दी। मैं इस बात पर तुमसे नाराज़ क्यों हूँ? ये तो नियमों के दायरे में था। मूल्यांकन में कहा गया था कि कुछ भी हो सकता है। उसका स्वर स्तरीय और तथ्यपरक था, और इसके अलावा उसने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, यह एक व्यक्तिगत परीक्षा होनी थी। हमें एक दूसरे के खिलाफ जाने के लिए धीरे से प्रोत्साहित किया गया था। उसकी उंगलियां उसके बगल में थोड़ी मुड़ी हुई थीं। यह मेरी गलती थी कि मुझे पहले इसका एहसास नहीं हुआ।
मैं ऐसी किसी बात पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? उसने एक छोटी सी सांस छोड़ी, घास की ओर देखते हुए। क्या ये दयनीय नहीं होगा? डैमन ने अपने सामने खड़ी एल्वेन लड़की का अध्ययन किया। उसकी ग्रे आंखें स्थिर थीं, भावशून्य, फिर भी वहाँ कुछ था जो उसके हाव भाव और हाव भाव के नीचे छिपा था। ये क्रोध नहीं था, ये संदेह था, जैसे उसका खुद पर से विश्वास डगमगा गया हो। उसके होंठ एक पतली रेखा में दब गए। तो फिर तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? सिल्विया ने अपनी निगाहें जमीन पर झुका लीं। मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब को कसकर पकड़ रखा था। इसके अलावा, अगर मैं चीज़ों को निष्पक्ष रूप से देखूं, तो मैं हर किसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करता रहा हूँ। तो समस्या आप नहीं हैं, मैं ही हूँ। उसने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे खेद है आपको ऐसा महसूस कराने के लिए। डैमन को भ्रम की स्थिति महसूस हुई। वह माफ़ी मांग रही थी, लेकिन सिर्फ अपने व्यवहार के लिए नहीं। उसके शब्दों में कुछ और था, कुछ गहरा, और किसी तरह इससे उसका दिल दुख गया। उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? देखो, मुझे माफ़ करना। सिल्विया ने अंततः अपना सिर उठाया। उसके होठों पर एक छोटी सी बनावटी मुस्कान आ गई। लो, आप इसे ले सकते हैं। उसने किताब उसकी बाहों में दबा दी। ये पढ़ने लायक अच्छी किताब है, हालांकि लेखक के लिए आपकी कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं। डैमन ने पुस्तक को पकड़ लिया इससे पहले कि वह उसकी पकड़ से छूट जाए। वह अपने उत्कृष्ट चेहरे पर उसी दूर के भाव के साथ मुड़ गई। चलो चलें, हमारी कक्षा है। प्रोफेसर केल को निलंबित कर दिया गया है, इसलिए प्रोफेसर अल्फ्रेड कार्यभार संभालेंगे। डैमन ने पुस्तक को पकड़ रखा था, उसकी उंगलियां घिसे हुए कवर पर फिर रही थीं। लेकिन वह अपनी छाती में बढ़ते दर्द को रोक नहीं सका। वह मुस्कान जो उसने उसे दी, ये गलत था। उसने अपने होंठ काट लिए। ये सब उसकी गलती थी। उसका हाथ उसकी छाती पर दबा। उसे एहसास हुआ, ओह, अब मैं समझ गया। उसके होठों पर आत्मनिंदा भरी मुस्कान तैर गई। वह इन लोगों की सचमुच परवाह करने लगा था। पहले तो वह उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। उन्हें उनकी उपस्थिति से चिढ़ होती थी। उन्होंने इसे केवल इसलिए सहन किया क्योंकि उनका इरादा उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का था। लेकिन अब सिल्विया को ऐसे भाव में देखकर, उसकी मुस्कुराहट को देखकर, अंततः उसे समझ आ गया। शायद यही कारण था कि जब इवांगेलिन ने उस पर हमला किया तो उसने लड़ने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, मैं सचमुच बकवास हूँ, है ना? लेकिन उसे चीज़ों को ठीक करने के लिए इवांगेलिन पर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं थी। वह वैसे भी ऐसा करने जा रहा था। जो कुछ भी उसने तोड़ा था, उसे वह ठीक कर देता था या फिर सही कर देता था। यह उनकी जिम्मेदारी लेने का तरीका था। मानव हृदय एक जटिल चीज़ है। यदि उसका रेमोसलेस कौशल अभी सक्रिय होता तो संभवतः उसे अपने कार्य अतार्किक लगते। लेकिन यहाँ तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और उसके पीछे चल पड़ा। सुबह का सूरज उसकी काली आंखों पर हल्के बैंगनी रंग की चमक बिखेर रहा था, जब वह अपने आगे चल रहे सफ़ेद बालों वाले एल्फ की निराश आकृति को देख रहा था। उसने आह भरी। उसे इस बात पर खुद को कोसने की जरूरत नहीं थी। इवांगेलिन वैसे भी उसके लिए ऐसा करने जा रही थी। डैमन ने एक बार फिर खुद को शाम के रास्ते पर टहलते हुए पाया। उसकी आंखें काली पड़ गई थीं और वह थका हुआ सा दिख रहा था। अपनी चाल ठीक करते हुए वह सिहर उठा। एक कौवा चुपचाप उसके ऊपर से उड़ता हुआ गोधूली के अंधेरे में गायब हो गया। जैसे ही वह अकादमी के गेट के पास पहुंचा, उसने फव्वारे के पास बैठी लिलिथ एस्ट्रानोवा को देखा। शाम के सूरज की रोशनी उसके लाल बालों पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। उसकी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा लगभग चमक रही थी। वह एक अद्भुत नज़ारा थी, बिल्कुल सही जगहों पर उभार भरे हुए लाल होंठ जो बर्फ पर खून की तरह उभरे हुए थे। लेकिन डैमन उसकी सुंदरता की सराहना करने के मूड में नहीं था। वह धीमे स्वर में गालियां बकते हुए आगे बढ़ गया। लिलिथ ने उसकी ओर देखा। तुम फिर से देर से आए हो? उसकी नज़र उसके चोटिल चेहरे पर टिकी रही। इस बार क्या हुआ? डैमन ने भौहें चढ़ाईं। मैं कल भी उसी दीवार से टकराया था। लिलिथ ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये फुटपाथ नहीं था? उसने अपनी जीभ चटकाए। टस्क, वही बात। उसने आह भरी और हाथ हिलाया। उसकी हथेली में एक छोटी सी शीशी दिखाई दी, जिसे उसने उसकी ओर उछाल दिया। डैमन ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में पूरा पी गया। चोट का निशान तुरंत गायब हो गया, दर्द भी गायब हो गया। वह अभी भी परेशान था और उसने गहरी सांस छोड़ी। लिलिथ ने चिंता का दिखावा करते हुए उस पर मुस्कुराया। बेचारी, क्या तुम्हें धमकाया जा रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। डैमन ने उपहास किया। हाँ, बहुत मज़ेदार है लिलिथ।
अकादमी के नियम धूर्तता को बढ़ावा देते हैं और नहीं, मुझे धमकाया नहीं जा रहा है। वह रुका और अपनी ठुड्डी रगड़ने लगा। कम से कम मुझे तो नहीं लगता, मैं तो बस एक लड़की से पिटता रहता हूँ जो मुझसे कुछ करवाना चाहती है। लिलिथ ने भौहें उठाईं। किसी लड़की ने? अच्छा, क्या तुम्हें पता नहीं? अगर कोई लड़की तुम्हें तंग करती है तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें पसंद करती है। डैमन ने सूखी नज़र से अपनी वर्दी चीक की। मुझे इस पर बहुत संदेह है। इवांगेलिन को मुझ पर क्रश होने से कोसों दूर है। लिलिथ के चेहरे पर भाव बदल गए। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इवांगेलिन ब्राइटवाटर, तुम्हें यही दुआ करनी चाहिए कि ऐसा कभी ना हो, वरना मुझे पूरा यकीन है कि तुम मर जाओगी। डैमन ने पलकें झपकाईं। मर गया। मैं जानता हूं कि रईस लोग आम लोगों के साथ डेट नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये स्कूल क्रश के लिए थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? लिलिथ खड़ी हुई, अपनी एड़ी घुमाए और गाड़ी की ओर चल पड़ी। डैमन ने उसका पीछा किया। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। ठीक है, तुम्हें क्या पता? लिलिथ ने आह भरी। शांत रहो, मैं तुम्हें वैसे भी बताने वाला था, लेकिन याद रखो यह एक राज है, और अगर तुम इवेंजेलिन के दादा आर्चड्यूक को नाराज नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि इसे ऐसे ही रहने दो। डैमन ने अपनी छाती पर उंगली फेरी। मैं दिल की नहीं सुनता हूँ। जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचे, लिलिथ ने उसे तिरछी नज़र से देखा। वर्तमान ड्यूक इवांगेलिन के पिता की कभी एक बहन थी। वह इस अकादमी में पढ़ती थी। डैमन ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ था? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे वह मर चुकी है। लिलिथ ने सिर हिलाया। वह है, कम से कम आधिकारिक तौर पर, लेकिन वास्तविकता में आर्चड्यूक की बेटी को एक आम शूरवीर से प्यार हो गया जो उसकी सेवा करता था। डैमन की भौहें सिकुड़ गईं। तो वह भाग गई। लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वह नहीं भाग सकती थी। वह कहाँ भाग सकती थी जहाँ 7वीं श्रेणी की उन्नति का कोई व्यक्ति उसे न ढूंढ सके। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। डैमन को कहानी दिलचस्प लगी, लेकिन उसे यह एहसास था कि इसका अंत दुखद होगा। आखिरकार यही असली दुनिया थी। लिलिथ ने आगे कहा। शूरवीर स्वयं आर्चड्यूक के सामने आया और उसके प्रति अपने प्रेम का इजहार किया। उसने भागने से इनकार कर दिया, कहा कि यह अपमानजनक होगा। डैमन ने मुंह बनाया। आह, छी, एक शूरवीर नायक टाइप। मुझे इनसे सबसे ज्यादा नफरत है। कितना बेवकूफ़ है, लिलिथ ने हंसते हुए कहा। वह उसकी प्रतिक्रिया से स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। सड़क पर चलते समय गाड़ी थोड़ी हिली। डैमन ने उसकी ओर देखा। तो मुझे अनुमान लगाने दो। आर्चड्यूक ने उसे थप्पड़ मारकर मार डाला और वह मांस के पेस्ट में बदल गया। लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। परिणाम तो यही होना चाहिए था, लेकिन आर्चड्यूक भी उसकी बहादुरी और पराक्रम देखकर दंग रह गया। वह आदमी किसी गुमनाम गांव का एक प्रथम श्रेणी का एडवांसमेंट नायक था। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसकी अभिव्यक्ति दूर थी। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन आर्चड्यूक की बेटी ने आत्महत्या की धमकी दी। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके तुरंत बाद ग्रैंड डची ने आधिकारिक तौर पर उसे मृत घोषित कर दिया। डैमन ने तेजी से सांस छोड़ते हुए ठहाका लगाया। यही तो मुख्य बात थी। मुझे पता था। लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। मैंने आधिकारिक तौर पर कहा, लेकिन हम में से जो लोग ब्राइटवाटर डची के साथ समान स्तर पर खड़े हैं, हम जानते हैं कि वह मरी नहीं है। लिलिथ की आवाज़ शांत थी, लगभग उदासीन, फिर भी उसके शब्दों में एक अंतर्निहित वजन था। उसके पिता ने उसे उस आदमी के साथ जाने दिया जिससे वह प्यार करती थी और उसे त्याग दिया। उसे मृत घोषित कर दिया गया क्योंकि डची एक आम आदमी से शादी करने की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका। डैमन ने पलकें झपकाईं। परिणाम देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसे पूरा यकीन था कि शूरवीर को फांसी दे दी जाएगी। कोई भी कुलीन, और आर्चड्यूक तो क्या, ऐसा होने ही नहीं देगा। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। मैं नहीं हूँ। वह गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। इसीलिए यह एक राज है। मुझे यकीन है कि लेडी ब्राइटवाटर कहीं बाहर हैं, अपने प्यारे आदमी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, बीमारी में भी और सेहत में भी। लेकिन आर्चड्यूक, वह बदल गया है। वह और भी ठंडा, और भी दूर हो गया है। वह आदमी मुश्किल से ही खुद को दिखाता है। असल में, उसने सांस छोड़ते हुए कहा, उन्होंने 17 सालों से डची नहीं छोड़ी है, तब से नहीं जब से उनकी बेटी गई है। डैमन ने आह भरी। और यह कहानी मेरे लिए क्यों प्रासंगिक है? लिलिथ ने एक जानकार मुस्कान के साथ उसकी ओर मुड़कर देखा। ओह, ये तो एक चेतावनी भरी कहानी है। वह थोड़ा झुकी। उसके लाल होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। ब्राइटवाटर डची एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराएगी। अगर इवांगेलिन ब्राइटवाटर ने कभी भी आप में, एक आम आदमी में, जरा सी भी दिलचस्पी दिखाई हो, तो यकीन मानिए। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। तुम मर जाओगे। डैमन ने निगल लिया। हे,
ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कृपया महामहिम आर्चड्यूक और ड्यूक को बता दीजिए कि मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसे खरीदा जा सकता है। उसने अपनी वर्दी ठीक की, कुछ लाख, और मैं उसकी तरफ फिर कभी नहीं देखूंगा। लिलिथ हंसी जब गाड़ी अथोर के अभयारण्य में रुकी। मुझे डर है कि वे आपको केवल कुछ हजार ब्लेड ही देंगे। डैमन अपना सिर हिलाते हुए गाड़ी से बाहर निकला। खैर, मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है कि मैं रोमांटिक नहीं बल्कि व्यवहारिक हूं। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। जो भी लड़की मुझ पर फिदा होगी उसे निराशा ही हाथ लगेगी। लिलिथ मुस्कुराए। मुझे खुशी है कि तुम बेवकूफ़ नहीं हो। वह पीछे झुकी और शान से अपनी टांगें क्रॉस करके बैठ गई। ज्यादातर ऐसी कहानियां खून खराबे में खत्म होती हैं, एक गुस्सैल सरदार पूरे परिवार और गांवों को मिटा देता है। उसने उसकी नज़र से नज़र मिलाई। इस दुनिया को प्यार की परवाह नहीं है। अगर आप प्यार चाहते हैं तो आपको उसे पाने की शक्ति चाहिए।